नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द लीगल एंड नॉन लीगल प्रोसेस ऑफ रिकवरी। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे रिगार्डिंग द सरफेसी, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो बेसिकली एनपीएस लगातार बढ़ते जा रहे थे एंड उनको एक स्पीड अप प्रोसेस करने के लिए क्या जरूरी था कि कोर्ट की इंटरवेंशन के बिना, यानी कि बिना कोर्ट की दखल अंदाजी के जो भी एसेट था जिसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट है बैंक का, बैंक उस सिक्योरिटी इंटरेस्ट का पोजेशन लेते हुए उसे सेल कर पाए एंड अपने अमाउंट को रिकवर कर पाए। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सरफेसी एक्ट था 2002 में ये लागू हुआ। तो सरफेसी एक्ट जो है ये बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये एम्पावर करता है कि वो अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकवर कर सकते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। एंड यहां पर इस एक्ट के तहत 3 ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं जहां से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इनको रिकवर किया जा सकता है। नेमली कौन कौन से मेथड्स हैं ये? सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द पावर्स इन द सरफेसी एक्ट। तो जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन रहता है? जिसने लेंडिंग की है, यानी कि जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या है? क्रेडिटर है। सिक्योर्ड क्रेडिटर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां पर बैंक के पास कोई ना कोई सिक्योरिटी पड़ी है। लाइकवाइज अगर यहां पर XYZ बैंक ने पर्सन ए को हाउसिंग लोन दिया तो बैंक के पास यहां पर प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है? कस्टमर ए का हाउस है जिसके ऊपर बैंक का इंटरेस्ट जो है वो क्रिएटेड है, यानी कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसमें? बैंक का इस हाउस में है। तो इन केस अगर ये पर्सन डिफॉल्ट करता है तो उसके केस में जो XYZ बैंक है वो इसे एक नोटिस भेजेगा, डिफॉल्ट का नोटिस भेजेगा। अगर तो उस नोटिस पीरियड के दौरान ये रिकवरी दे देता है तो ठीक है, अदरवाइज सरफेसी का नोटिस भेजते हुए जो बैंक है यहां पर पोजेशन ले पाएगा विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। यानी कि पोजेशन किस केस में मिलेगा? डिफॉल्ट के केस में मिलेगा। एंड डिफॉल्ट के केस में ही जो बैंक है वो सिक्योरिटी को यहां पर सेल भी कर पाएगा। एंड एज आई टोल्ड यू कि अगर कोई डिफॉल्ट रहता है रीपेमेंट में इंस्टॉलमेंट्स की, या फिर उसके बाद जो नोटिस पीरियड दिया गया है 60 डेज का, उसमें भी नॉन कंप्लायंस रहती है। सो ए का जो लोन अकाउंट था वो क्या हो गया? यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने के बाद XYZ ने यहां पर 60 डेज का नोटिस सर्व किया। ठीक है, इस 60 डेज के नोटिस को भी के साथ भी कंप्लायंस नहीं किया गया, उसके बाद यहां पर सरफेसी के अंडर पोजेशन लिया जा सकता है प्रॉपर्टी के ऊपर। साथ ही साथ यहां पर प्रोविजन है रिगार्डिंग कि इस एक्ट के तहत ही जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है, जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, इन्हें भी सेटअप किया जा सकता है जो बैंक्स से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एक्वायर करती हैं एंड फर्दर फंड्स को रेज करती हैं फ्रॉम द QIBs, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से फंड्स रेज करती हैं। जैसे हमने एग्जांपल की थी सिक्योरिटाइजेशन की, वो इसी के अंतर्गत आती है, इसी के अंदर ही आती है, सरफेसी के अंदर ही एप्लीकेबल होती है। लाइकवाइज यहां पर जो हमने SPV की बात की थी, स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात की थी, ये किसके द्वारा बनाई जाएगी? ये यहां पर सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के द्वारा या फिर जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है इनके द्वारा ही बनाई जाती है। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है? जहां पर आप सिक्योरिटीज को इकट्ठा परचेज कर सकते हैं, यानी कि जो इंपेयर्ड एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए हैं बैंक के, आप उनके पूल ऑफ सिक्योरिटी को यहां पर परचेज कर लेते हैं, यानी कि जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है वो उन्हें परचेज कर लेगी एंड एक SPV के थ्रू इनको सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड जो QIBs हैं, यानी कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो यहां पर वो यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड जो रिकवरी इन लोन अकाउंट्स में आती रहती है जिनको मैनेज किया जा रहा है सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के द्वारा, वो रिकवरी बेसिकली एक रिटर्न के तौर पर यहां पर जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनको मिलती रहती है। एंड बैंक्स को ये बेनिफिट रहता है कि बैंक्स को यहां पर लिक्विडिटी मिल जाती है जो भी इन्वेस्टमेंट रहती है उसके तहत। एंड यहां पर जो सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं डेट आर कॉल्ड SR, डेट आर सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, क्योंकि ये एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी को डिस्क्राइब करते हैं। अंडरलाइंग सिक्योरिटी क्या है? जो NPA के अंडर ये सिक्योरिटी है। लाइकवाइज मान लीजिए कि ये हाउसिंग लोन के पूल अकाउंट है, ठीक है, तो हाउसिंग लोन के अंडर जो सिक्योरिटीज है उनको ये शो करता है। तो बेसिकली सेम ही चीज यहां पर कही गई है कि जो एक्ट है ये सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज को या फिर जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको अलाउ करता है कि वो सिक्योर्ड एसेट्स को यहां पर अपने पोजेशन में ले सकते हैं, उनके ऊपर राइट टू ट्रांसफर जो है उसे अप्लाई कर सकते हैं, या फर्दर जो सिक्योरिटी एसेट्स हैं
उन्हें रियलाइज भी कर सकते हैं। तो ये जो एससीज हैं, ये जो आरसीज हैं, ये बेसिकली इम्पेयर्ड एसेट्स को, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से परचेज करते हैं। तो उसके बदले में बेसिकली क्या है कि जो बैंक हैं उनकी बैलेंस शीट क्लियर हो जाती है एंड फर्दर वो अपनी नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो सरफेसी एक्ट के आने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला है इंडियन बैंकिंग सेक्टर को, क्योंकि इससे जो नॉन परफॉर्मिंग लोन थे उनका जो ओवरऑल अमाउंट है उसमें काफी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिली है। फर्दर सिक्योरिटाइजेशन के तहत जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे थे, दोबारा से यहां पर उसको मेंशन कर देता हूं। जैसे XYZ बैंक ने यहां पर हाउसिंग लोन दिया था पर्सन ए को। पर्सन ए का जो लोन अमाउंट था यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। यहां पर एक सरफेसी का जो नोटिस था 60 डेज का, वो सर्व किया गया, जिसको इसने नहीं माना। उसके बाद जो XYZ है वो इस प्रॉपर्टी का जो इस लोन के अंडर थी उसके ऊपर पोजेशन ले सकता है, यानी कि जो बैंक है वो प्रॉपर्टी के ऊपर क्या ले लेगा, पोजेशन ले लेगा। एंड फर्दर इसको रियलाइज करने के लिए क्या किया जा सकता है, ऑक्शन की जा सकती है। सो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट जो है, ये बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलाउ करता है कि ये प्रॉपर्टीज की ऑक्शन कर सकते हैं जब बोरोअर फेल हो जाता है अपने लोन को रीपे करने में, जिसके तहत जो बैंक है फिर अपने एनपीएस को रिड्यूस कर पाएंगे। फर्दर ये ऑक्शन जो है ये किस अमाउंट पर की जाएगी, यानी कि मान लीजिए कि ए का जो हाउस था उसको बैंक ने अपने पोजेशन में ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद जो इम्पैनल्ड वैल्यूअर है ना बैंक का, वो यहां पर इसकी वैल्यूएशन करेगा। तो वैल्यूएशन में दो तरह की वैल्यूज हमारे पास रहती हैं, बेसिकली तीन तरह की वैल्यू रहती है। एक रहती है मार्केट वैल्यू, एक रहती है रिलायजेबल वैल्यू एंड थर्ड रहती है डिस्ट्रेस वैल्यू। तो इन वैल्यूज के बेस पर जो बैंक है वो एक रिजर्व्ड प्राइस सेट करता है, जो बैंक है वो एक रिजर्व्ड प्राइस सेट करता है, जिसके बेस पर ऑक्शन लगाई जाती है एंड इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है एंड अल्टीमेटली जो रिकवरी है लोन अमाउंट की वो बैंक कर लेता है। एंड अगर ज्यादा अमाउंट फेच किया जाता है ऑक्शन से, लाइकवाइज मान लीजिए बैंक का जो आउटस्टैंडिंग लोन था वो आउटस्टैंडिंग था 60 लाख रुपीस का एंड जो प्रॉपर्टी यहां पर सेल हुई है वो हुई है 80 लाख रुपीस की, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 20 लाख रुपीस का वो यहां पर जो बोरोर है उसे पे कर दिया जाएगा। फर्दर जो एक चीज यहां पर जानने वाली जरूरी है डेट इज कि अगर बैंक ने सरफेसी एक्ट के अंडर नोटिस भेजना है तो उसे डीआरटी से अपना जो केस है वो वापस लेना पड़ेगा। डीआरटी यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो उससे अपना केस जो है वो वापस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द डीआरटी दैट इज डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो इंटरनेशनल ट्रेंड्स को देखते हुए ताकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो डेब्ट हैं वो क्विकली एंड एफिशिएंटली रिकवर हो पाए, बैड डेब्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्री में डीआरटीज को एंड डेब्ट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया। सो जो डीआरटी हैं दैट आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द आरडीडीबी एक्ट दैट इज रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। तो इस एक्ट के अंडर ये गवर्न्ड है, दैट इज पॉपुलरली आल्सो नोन एज आरडीबी एक्ट। तो जितने भी रिकवरी केसेस हैं जहां पर लोन जो है वो एनपीए है एंड जो ओवरड्यू अमाउंट है वो 20 लाख रुपीस एंड अबव है, वो सभी किसके दायरे में आ सकते हैं, वो डीआरटी के दायरे में आ सकते हैं, यानी कि उनका जो केस है वो डीआरटी में लगाया जा सकता है। एंड हर एक डीआरटी में यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रैंक के जज रहते हैं एंड सेशन जज रहते हैं। एंड फर्दर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उन्हें यहां पर असिस्ट किया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा, रिकवरी ऑफिसर के द्वारा एंड नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द अदर रैंक्स। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है डीआरटी में वो सोल जुडिशियल अथॉरिटी हैं जिन्होंने कोई जुडिशियल ऑर्डर को सुनना है एंड पास करना है। तो हर एक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में 2 रिकवरी अफसर रहते हैं एंड जो काम है रिकवरी ऑफिसर्स को वो एलोकेट किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। चाहे जो रिकवरी ऑफिसर है वो कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं है, जो ऑर्डर पास किए जाते हैं रिकवरी ऑफिसर के द्वारा 2000 जुडिशियल इन नेचर एंड वो अपीलेबल है, यानी कि कोई भी जजमेंट अगर ली गई है यहां पर रिकवरी ऑफिसर के द्वारा, इसने कोई भी डिसीजन लिया रिकवरी ऑफिसर ने, तो यहां पर उनके लिए इस जजमेंट के अगेंस्ट जो अपील है यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को की जा सकती है इन द डीआरटी। एंड फर्दर सरफेसी एक्ट के आने के बाद जो अपील है अब वो बोरर के द्वारा भी यहां पर की जा सकती है, यानी कि एप्लीकेंट जो है वो यहां पर बोरर भी हो सकते हैं। यानी कि अगर उनको लगता है, बोरर को लगता है
कि सरफेसी एक्ट में जो भी डिसीजन लिया जा रहा है बैंक के द्वारा वो सही नहीं है, तो यहां पर जो बोरोर है वो अपील कर सकता है किसको, डीआरटी में, अगेंस्ट द सरफेसी एक्ट। डीआरटी में यहां पर अपील की जा सकती है। देन इट इज लीगल एक्शन और सूट फाइल फॉर रिकवरी दैट इज नॉट रिकवर्ड। जो केसेस हैं जो डीआरटी में कवर नहीं होते हैं उनके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी कि जहां पर जो अकाउंट है वो काफी लंबे समय से इररेगुलर है एंड इतने परसुएशंस करने के बाद, यानी कि आप उनको लगातार विजिट कर रहे हैं, टेलीफोनिकली उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक फाइनल नोटिस जो है वो यहाँ पर भेजा जाना चाहिए कि अगर वो पर्सन जो है रिकवरी नहीं देता, यानी कि बोरो रिकवरी नहीं देता, तो हम लीगल कार्रवाई करेंगे, ठीक है। एंड फाइनल नोटिस देने के बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो एक लीगल नोटिस जो है वो भेजा जाना चाहिए थ्रू अ लोकल एडवोकेट, ठीक है, लीगल नोटिस भेजा जाना चाहिए। एंड फर्दर जो भी वेटिंग टाइम दिया गया है, आपने जो भी वेटिंग टाइम दिया है उस लीगल नोटिस में, उस टाइम के दौरान वेट करने के बाद आप लीगल एक्शन जो है उसके लिए सूट को फाइल कर सकते हैं। तो इसमें यहां पर बेसिकली जो एस्पेक्ट्स हैं यहां पर रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रिकवरी थ्रू लीगल एक्शन वो हैं वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट, यानी कि जो भी डिटेल्स हैं बोरोर की, उनकी बोरोइंग के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट है वो सभी इसमें मेंशन किए जाते हैं। सेकंड, इट इज इनिशिएटिंग लीगल एक्शन इज आल्सो रेफर्ड टू एज फाइलिंग ऑफ अ सूट, यानी कि जब एक बार जो केस है उसे एडमिट कर लिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट क्या है, समन्स को इशू करती है बोरोर को, ठीक है ना, कि जो डेप्टर है उसे यहां पर समन भेजे जाते हैं। जो क्रेडिटर है, यानी कि अगर हम इसे बैंक कंसीडर कर रहे हैं यहां पर, तो जो क्रेडिटर है उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेंटिफ, यानी कि जिसने प्लेंट दायर की है, प्लेंटिफ कहते हैं। एंड जो डेप्टर रहता है दैट इज नोन एज डिफेंडेंट। सो यहां पर कोर्ट किसी भी तरह का जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है इस केस के अगेंस्ट उसे यहां पर मंगवा सकती है, एंड जो सम्मन है वो यहां पर इशू किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। एंड दोनों साइड्स को सुनने के बाद, यानी कि प्लेंटिफ को एंड डिफेंडेंट दोनों को सुनने के बाद जो कोर्ट है वो डिक्री देती है, यानी कि अपना जजमेंट देती है, जिसे डेटर के खिलाफ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ओके।